सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। इससे पहले मैंने आपके सभी राजन सीरीज के बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय और पवन सीरीज का बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिया है। 73 प्रश्न थे आपके, 73 प्रश्न मैंने करा दिए हैं 2 पार्ट में। और इससे पहले मैंने आपकी क्लासेस भी ले ली हैं और साथ ही मास्टर क्लास और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करा दिए हैं। तो सभी जो आपको क्लासेस हैं वह प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गणित के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो आपको सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो सभी वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। अब आगे हम लोग देखते हैं इस क्लास में। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कर्णीय संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल या nवां मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती है वे कर्णीय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका √2 हो गया। √2 देखिए आप मान निकालोगे, √2 क्या होता है? ना यह प्राकृतिक संख्या आता है और ना ही परिमेय संख्या आता है। आप इसे p/q के रूप में भी व्यक्त नहीं कर सकते और प्राकृतिक संख्याएं गिनती में कहीं आप √2 आता है नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से √2 हो गया। लेकिन यही अगर √4 की हम बात करें तो यह क्या होता है? यह 2 होता है। तो यह एक प्राकृतिक संख्या, तो इसे कर्णीय संख्या नहीं कहेंगे। और इसी तरीके से ⁻⁻27 ये क्या हो जाएगा? ये भी 3 के बराबर होता है, तो ये भी कर्णीय संख्या नहीं होगा। कर्णीय संख्या क्या होगा? कर्णीय में जैसे लिखा हो 26, तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्णीय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कर्णीय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और परिमेय संख्याएं ना हो ऐसी कर्णीय, तो इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? कर्णीय संख्या कहते हैं। ठीक है, कर्णीय की घात कुछ भी हो सकती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 5 के घाते 3 और भागा 5 के घाते, यहाँ देखिए 5, देखिए प्रश्न देखिए फिर से, 5 के घाते 5 दिया है और इसमें भाग हो रहा है 5 के घाते 3 से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए भाग हो रहा है तो भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 5 के घाते 5 है और 5 के घाते 3, इस तरीके से बटे में लिख लीजिए। अब आपने फॉर्मूला घात के नियमों में आपने पढ़ा है a के घाते m हो और बटे में a के घाते n हो, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं? a के घाते m-n, यानी कि यहाँ पे लिखा जा सकता है 5 के घाते 5-3 घात में। तो घात में देखिए 5 के घात में 5-3 है तो आ जाएगा 2। अब 5 के घात में 2 आ गया तो इसका मान लिख लीजिए या फिर 25 लिख दीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 29 के घाते 3 और 26 के घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 29 के घाते 3 है तो इसका मान आपको निकालना है, तो 29 का 3 बार आपको गुणा कर लेना है। तो देखिए 29 का गुणा आप 29 में करोगे या फिर 29 का गुणा 29 में करोगे तो आपको मिल जाएगा 841 और फिर इसका गुणा होगा 29 में। ठीक है, फिर से गुणा कर दीजिए 29 का, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24,389। यहाँ पे सही दिया गया है। अब इसके बाद इसी तरीके से 26 का क्यूब आपसे पूछेगा, तो 26 गुणे 26 करोगे तो 676 होगा और गुणे 26 तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 17,576। सही दिया गया यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए 125 को आधार 5 के घातांकीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा? 125 को आधार 5 के घातांकीय संकेतन में, मतलब 125 को हमें 5 के घात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 125 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 के घाते 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 14 का देखिए यहाँ पे कितनी बार गुणा है? 14 का 6 बार गुणा है। के घात के रूप में व्यक्त करना है तो 14 के घात 6, ये हो जाएगा इसका घातांकीय रूप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, कर्णी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कर्णी का प्रतीक चिन्ह आपको पता ही है, इस तरीके से बनाते हैं और घात जो होती कर्णी की वह यहाँ लिखी जाती है। n घात इस तरीके से दिखाई जाती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? अब देखिए छोटी से छोटी संख्या आपको 6 की पता है कैसे? 1 लिखेंगे उसके सामने 5 जीरो लिखेंगे, ये हो जाएगा 6 अंकों की
छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो ये हो गया 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब यह देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो अब देखिए अगर आप 1 लाख को देखोगे, यह 1 लाख है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसके आसपास की जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वह निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वह निकालने के लिए हम लोग जिस प्रकार से किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं वह स्टेप यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 अंकों की संख्या हमने लिख लिया। अब दाहिने से बाएं तरफ हम लोग पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाओगे आप तो अब देखिए यहाँ पहला पेयर जो है वह 10 और 10 के आसपास की कोई वर्ग संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी, तो 9 पूर्ण वर्ग है तो उसके वर्गमूल से भाग दिया जाएगा। आप 3 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 और फिर यहाँ 3 जुड़ भी जाएगा और यहाँ नीचे उतर जाएगा, ये हो जाएगा 6 और यहाँ 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1 और ये 2 शून्य यहाँ उतर जाएंगे, हो जाएगा 100। अब देखिए 6 के बगल इकाई का स्थान खाली होता है, इकाई के स्थान पे हम लोग वह संख्या लिखते हैं जिससे गुणा करेंगे, फिर उसी संख्या से गुणा भी करते हैं जो संख्या लिखते हैं। तो अब देखिए 6 के बगल अगर 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा भी करेंगे, आ जाएगा 61। और इस तरीके से हम लोग संख्या लिखते हैं यहाँ इकाई के स्थान पे कि जो यहाँ पे संख्या है, जैसे यहाँ पे 100 है, तो इससे अधिक ना हो या इसके बराबर आ जाए। देखिए 61 ये हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा यानी कि आ जाएगा 61। अब यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 62 और यहाँ पे घटाएंगे आप तो आ जाएगा 9 और 3 39। अब इसके बाद देखिए 2 शून्य और उतर जाएगा। ठीक, 2 शून्य और उतरेगा और इसके बाद देखिए 6 चौक 36 होता है, 6 बार लगभग जाएगा। ठीक है, 6 बार भाग जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 6। अब 6 से गुणा कर लीजिए इसमें, तो 6 चौक 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल लगेगा 1, फिर 6 चौक 36 और 1 37। तो इस तरीके से इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ देखिए घटाइए तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ भी देखिए आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। ठीक, 144 बच जाएगा। ठीक, भाग देने पे तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या, अब इसके बाद भाग जाएगा नहीं। अब देखिए 316 वह संख्या हमको मिल गई जो कि एक संख्या जो इसके बिल्कुल करीब है उसका वर्गमूल है, उसका वर्गमूल है, लेकिन वह 144 कम है इससे। ठीक है, तो 316 का जो वर्ग होगा वह 1 लाख से कम है, तो इसके बाद 317 1 लाख से कम होगा तो 5 अंक का हो जाएगा, 5 अंक होंगे इसके वर्ग में। और 317 का जो वर्ग होगा उसमें 6 अंक होंगे और वह संख्या क्या होगी 317, यही हमको निकालना है। 317 गुणे 317 कर लेंगे तो 1,04,89 आ जाएगा। यही जो संख्या है यही 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो 1,04,89 यही हो जाएगा, 1,04,89। ठीक, यहाँ पे आपको क्या दिया गया हल में 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पे 1 लाख को ही बता दिया गया है, ये गलत है। यहाँ पे होगा 1,04,89। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, 289 के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं। तो 289 जो होता है वह 17 का वर्ग होता है, तो इसमें कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो 289 के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है। पूर्ण वर्ग संख्या की यहाँ परिभाषा पूछ रहा है, तो किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के समान खंडों के जोड़े बनाने के बाद कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे कैसे परिभाषा दिया जा रहा है कि कोई संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद अगर हर एक संख्या का जोड़ा बन जा रहा है और कोई भी संख्या शेष नहीं बच रही है तो वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग, अगर यहीं पे पूर्ण घन पूछा होता तो 3-3 संख्याओं के जोड़े लिखे जाते। जैसे यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे आप, प्रश्न संख्या 10 है, 2700 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो यह निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2700 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, 2700 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप
में लिखने के लिए 2700 में देखिए पहले 2 से भाग दीजिए, 2 से जाएगा, फिर 2 से जब तक जाएगा तो 2 से देंगे, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, तो 2700 नहीं सॉरी 27,000 है ये। तो 27,000 को कितना लिखा जा सकता है उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में? तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 गुणे 5 यह आ जाएगा। और 3 का पेयर बना लेते हैं। जब भी घन पूर्ण घन की बात करता है, घन की बात करेगा तो 3 संख्याओं का आप पेयर बनाओगे, और अगर वर्ग की बात करेगा तो 2 संख्याओं का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 संख्याओं का पेयर बन रहा है और उसके बाद कोई संख्या नहीं बच रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यह एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है? ये आपसे पूछ रहा है, तो हाँ 27,000 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो पूर्ण घन संख्याएं शुरू होती हैं 1 से ही। 1 होता है, 8 होता है, 27 होता है, 64 होता है। 1 किस तरीके से होता है? क्योंकि 1 का क्यूब जो होता है वह 1 ही होता है, या इस तरीके से आप कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1 1 होता है। तो क्या कहेंगे? 1 जो है वह सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है। यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं, बताइए। अब यहाँ पे 3 सिक्कों को एक साथ फेंका गया है, तो 3 सिक्के आप समझ लीजिए 3 सिक्के हैं। अब देखिए तीनों सिक्कों पे मान लेते हैं हेड 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 आ सकता है, ठीक, या फिर पहले पे हेड आ रहा हो, बाकी दोनों पे, एक पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, या पहले पे हेड आते हुए दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए। ठीक, इस तरीके से हो गया। तो पहले सिक्के पे सारे हेड की पॉसिबिलिटी हमने देख ली। इसी तरीके से पहले सिक्के पे अगर टेल आ रहा हो तो दूसरे सिक्के पे हेड आ सकता है, तीसरे पे टेल आ सकता है, या फिर पहले सिक्के पे टेल आ रहा हो और दूसरे सिक्के पे टेल आए और तीसरे सिक्के पे हेड आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के पे टेल आ रहा हो और बाकी दोनों सिक्कों पे भी टेल आ रहा हो। ठीक, ये हो गया। या फिर ये हो सकता है कि पहले सिक्के पे टेल आ रहा हो, बाकी दोनों पे क्या हो, बाकी दोनों पे हेड आ रहा हो। इसी तरीके से पहले सिक्के पे हेड आ रहा हो और बाकी दोनों पे टेल आ रहा हो। तो 4 पॉसिबिलिटी ये है कि पहले सिक्के पे हेड आ रहा हो और बाकी दोनों सिक्कों पे आप देख पा रहे होंगे, और 4 पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, 1 ये और 3 ये। तो इस तरीके से ये टोटल कितनी है? 8 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, टोटल 8 घटनाएं हो सकती हैं, इससे इधर कुछ नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है। माध्यिका किसे कहते हैं? तो माध्यिका यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब मध्य में आने वाले पद का जो मान होता है उसे हम लोग माध्यिका कहते हैं। ठीक है, मध्य में जो पद आता है उसका जो मान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 14 है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 आंकड़े दिए गए हैं। पहला आंकड़ा आपको दिया गया है यहाँ पे, तो इन आंकड़ों को देखिए। पहले आपको बहुलक ज्ञात करने में, या बहुलक आप ज्ञात कर रहे हो या माध्यिका ज्ञात कर रहे हो, तो आपको आंकड़ों में को एक क्रम में लिखना होता है। ठीक है, आंकड़ों को आप एक क्रम में लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंकड़ा कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे छोटी संख्या जो है 10 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आपको इस आंकड़े में 10 जो है वह 2 बार दिख रहा है। इसके बाद आप 12 देखिए, तो 12 कितनी बार आ रहा है? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है। तो सबसे अधिक देखिए 12 ही आ रहा है। तो सबसे अधिक बार 12 आ रहा है, जिसकी बारंबारता 4 है, 4 बार आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसी तरीके से दूसरे आंकड़े में देखिए, तो दूसरा आंकड़ा जो है इसमें आप देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या देखिए 3 दिया गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको देखिए 18 दिया गया है, 19 दिया गया है, और सबसे अधिक बार आप देखोगे तो 38 जो है वह आपको 4 बार यहाँ पे दिख रहा है। तो बारंबारता सबसे अधिक है 38 की, 4 बार 38 आ रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा, 38। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है। 12, 12, 13, 12 और 10 में बहुलक बताइए। को लिखा है में बहुलक बताइए। में बहुलक क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 जो है 3 बार आ रहा है।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r इंटू h। जो वृत्त की परिधि होती है उसमें जो बेलन की ऊंचाई है उससे गुणा कर देंगे तो आपको बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, लंब वृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र ज्ञात कीजिए। एक लंब वृत्तीय शंकु है तो उसके आयतन का सूत्र हमें बताना है, तो वह होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हो जाएगा शंकु का आयतन। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 18 है, युगपत समीकरण किसे कहते हैं। तो दो अज्ञात चर वाले समीकरणों को हम लोग क्या कहते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएंगे, युगपत समीकरण हो जाएंगे। दो अज्ञात चर वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 19 है, वृत्त के व्यास का सूत्र बताइए। तो व्यास क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, यही होता है वृत्त के व्यास का सूत्र। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त की जो परिधि होती है वह 2 पाई r होती है, ठीक है, या पाई गुणे व्यास लिख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू त्रिज्या r, तो 2 पाई r हो जाएगा वृत्त के परिधि का सूत्र। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, वृत्त की जीवा क्या होती है। तो वृत्त की जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिसके दोनों सीमांत बिंदु वृत्त पर स्थित हों। वृत्त की जीवा वह होती है जिसके दोनों सीमांत बिंदु, जीवा के दोनों सीमांत बिंदु जैसे A और B के जो सीमांत बिंदु हैं वह कहाँ पे हैं, वृत्त पे स्थित हैं। तो यह क्या होगा, जीवा। तो जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिसके दोनों सीमांत बिंदु वृत्त पर स्थित हों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, वृत्त का व्यास क्या होता है। तो व्यास वह जीवा है जिसमें वृत्त का केंद्र स्थित हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यास क्या होता है, तो व्यास जो होता है वह केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जैसे C और D वृत्त के O केंद्र से जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, ठीक है। एक तथ्य व्यास के बारे में और सत्य है जो कि होता है कि व्यास जो होता है वह वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, वर्ग क्या है। तो वर्ग एक आयत है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर वर्ग के विषय में आप लिख सकते हैं, वर्ग 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो तो उसे कहते हैं। किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म अगर समांतर है तो उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो आयत हो वर्ग हो इनका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है या समकोण होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, मतलब कि चारों कोणों का योग अगर आप करते हैं तो 360 अंश ही आएगा, ना कम ना ज्यादा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, चक्रीय बिंदु को समझाइए। तो चक्रीय बिंदु जो बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित हो उन्हें चक्रीय बिंदु कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई बिंदु है उस पे 3 पॉइंट स्थित हैं, A है, B है, C है, तो ये आपस में क्या होंगे, चक्रीय बिंदु होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, संख्याओं 1 0 5 0 7 0 8 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 3 बार आ रहा है और बाकी सभी संख्याएं आप देखोगे तो एक ही बार आ रहा है। तो 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बहुलक, ठीक है। बहुलक के 3-4 क्वेश्चन आपने देख लिए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 29 है, करणी में 125 और 343 ये क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा। तो करणी में देखिए 125 और 343 और यह देखिए प्रश्न 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है,
और यहाँ पे करनी की घात ये 3 देना भूल गए हैं। यहाँ पे करनी की जो घात होगी वह 3 होगी। क्यूब रूट हो रहा है यहाँ पे, तो क्यूब रूट ऑफ 125 इसको लिख सकते हैं और इंटू क्यूब रूट ऑफ 343 लिख सकते हैं। और क्यूब रूट ऑफ 125 आता है 5 और 343 का आता है 7 और 5 के गुणा 7 में होगा तो यह आ जाएगा 35। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेमी है तथा ऊंचाई 14 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन आपको दिया गया है, त्रिज्या दी गई है और उसकी ऊंचाई दी गई है। त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर है और h ऊंचाई 14 है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है 2 पाई r इंटू h। यही मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई 22/7 हो जाएगा। r कितना है, r है 5 और ऊंचाई कितनी है 14। 7 से काटिए 14, 2 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 44 और 5 गुणे 2 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लोगे। यहाँ पे उत्तर में सेंटीमीटर स्क्वायर आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, 9/49 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। अब देखिए 9/49 a स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर, इसको लिख देंगे 7 का स्क्वायर 49 को, और ये a स्क्वायर तो है ही, और ये हो जाएगा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम किसी रूप में लेकर के आ रहे हैं, 3/7 a का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a की जगह देखिए है 3/7a, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3/7a प्लस b देखिए क्या है 2b है। ठीक है, b का मान यहाँ पे क्या है 2b है, तो एक ब्रैकेट में इतना हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3/7a माइनस 2। यही हो जाएगा यहाँ पे हल। यहाँ पे देखिए हल सही किया गया है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज दोस्तों आपको पता ही है, रोम्बस, इंग्लिश में हम लोग रोम्बस बोलते हैं, और वर्ग का ही टिल्ट फॉर्म होता है। देखिए वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 अंश के होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में रोम्बस में क्या होता है, सभी भुजाएं चारों तो बराबर होती हैं लेकिन सभी कोण जो होते हैं वह 90 अंश के नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग रोम्बस कहते हैं। और इसका जो हम एरिया निकालते हैं, इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं, ये इसके दोनों विकर्णों का गुणा करके निकालते हैं। एरिया आता है d1 इंटू हाफ d1 इंटू d2। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे अगर आपसे रोम्बस का क्षेत्रफल पूछेगा तो दोनों विकर्णों की लंबाई दी रही होगी। ठीक है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए 32 प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब जितने शेष बचे हुए प्रश्न हैं वह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जहां भी गलत क्वेश्चन है वो गलत क्वेश्चन मैं सही करके पढ़ा दे रहा हूं और कम समय में आपको सभी क्वेश्चंस मैं आसानी से करा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। तो ये आपकी तैयारी में बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। तो इन वीडियोस को आप जरूर शेयर करिए और सभी क्लासेस को आप देख लीजिए, मास्टर क्लास देख लीजिए। एक फॉर्मूले की क्लास और मैं आप लोग के लिए लेकर के आने वाला हूँ, जिससे जो है आप बहुत ही आसानी से सभी फॉर्मूले को भी याद कर पाए। ठीक है, तो लाइक शेयर करिएगा और जहां कहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल बेल आइकन आता है, उस पर ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोस जब मैं चैनल पे अपलोड करूं तो आपसे मिस ना हो। ठीक है, अब देखिए 4th सेमेस्टर की तैयारी आपको बेहतरीन ढंग से अगर करना है, सभी क्लासेस को पढ़ना है, सभी नोट्स आपको चाहिए, और सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट को आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, उसका टेस्ट देना चाहते हैं और बिना प्रचार के वीडियोस को देखना चाहते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से आप करना चाहते हैं, सभी हैंड रिटन नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको पता है सभी विषयों को हमने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है। तो सभी पीडीएफ के लिए, सभी क्लासेस को ऑफलाइन डाउनलोड करने के लिए, बिना प्रचार के देखने के लिए
चैप्टर वाइज टेस्ट प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे विजिट करिए, ऐप को डाउनलोड करिए। आप वहां पे आपको 4th डीएलएड 4th सेमेस्टर का कोर्स मिलेगा, उस कोर्स को परचेज कर लीजिए, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, तो 4th सेमेस्टर के कोर्स को भी आप परचेज कर लीजिए ताकि सभी जो सुविधाएं हैं आपको मिल पाए। अब इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।